तो सबसे पहले हमारा टॉपिक नंबर 1 रहेगा, जिसके अंदर हमने इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसका हम हिस्ट्री जो है वो देखेंगे कि कैसे जो है वो डेवलप जो है वो हुआ है। तो इसको अगर हम डेवलप करें 2 स्टेजेस के अंदर, सबसे पहले हमारा रहा है कंपनी का रूल और दूसरा रहा है हमारा क्राउन का रूल। ये हमारा रहा है 1773 से 1857 तक, और ये हमारा रहा है 1857 से 1947 तक। अब कंपनी का ये जो रूल है ये कैसे ओवरटेक करना चालू करता है कि इसके द्वारा ऑल्दो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने के लिए आई थी, लेकिन ट्रेड के बाद इसने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल ये सारे फंक्शंस जो हैं उनको इंडिया के अंदर ओवरटेक जो है कर लेते हैं। तो ये कैसे होता है कि 1773 के अंदर एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ कंपनी के पास अपना खुद का फ़ंड जो है वो नहीं बचता है, और इसका रीज़न था कि उसके खुद के सर्वेंट्स जो थे वो अंदर ही अंदर करप्शन जो है वो कर रहे थे। तो क्योंकि कंपनी को और पोसेशन जो है वो लेना था इंडिया का, तो इसके लिए इनको फ़ंड की ज़रूरत थी, और इस फ़ंड की डिमांड जो है वो इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट से करी थी। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो इन रिटर्न मांगता है कि मुझे कुछ पावर्स जो है वो आपको देनी पड़ेगी, यानी कि कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट को देनी होगी ताकि ये इन रिटर्न इसको फ़ंड प्रोवाइड कर सके और उसको एक सिक्योरिटी भी मिल सके ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि उसके फ़ंड का मिसयूज़ जो है वो नहीं होगा। तो ये फ़ंड का मिसयूज़ कब होना चालू हुआ था? ये तब होना चालू हुआ था जब बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के जो दीवानी एंड निज़ामत राइट्स थे वो कंपनी को मिले थे आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, और इसके चलते इनको जो है वो मिसयूज़ करा गया और सारा पैसा जो है वो अपने प्राइवेट यूज़ के लिए जो है वो कंपनी के सर्वेंट्स ने यूज़ करा। तो इसी के चलते हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो है वो आता है, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स ने कंपनी के जो ये सारे राइट्स थे ओवर दी इंडिया उनको रिकॉग्नाइज़ किया। फर्स्ट टाइम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंपनी का जो है वो आया। कैसे आया? क्योंकि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको पावर दी गई कि वो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास उसके ऊपर अपनी पावर्स जो है वो चला सके, यानी कि ये इसके सबऑर्डिनेट हो गए। और इसके अलावा पहली बारी जो कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस थे और एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस थे उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया, और फर्स्ट टाइम जो EIC है उसके ऊपर कंट्रोल जो है वो लगाया गया। देन नेक्स्ट आता है हमारा कि इसके अंदर और क्या क्या जो है वो डेवलपमेंट हुई। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया 1774 के अंदर, और इसके अलावा जो एलिज़ा MP है उसको जो है वो इन्होंने इसका हेड जो है वो बनाया। इसके अलावा 3 अदर मेंबर्स जो हैं वो इसके अंदर आए। उनका क्या क्या नाम था? चैम्बर था, मास्टर था, और इसके अलावा हेडे था। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है कि जो गवर्नर जनरल है ये पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो बनाया गया। इसके अलावा इसके साथ में काउंसिल के 4 मेंबर्स लाए गए। काउंसिल के 4 मेंबर्स जो हैं उनके नाम थे हमारे, दैट इज़ दी फिलिप्स, मॉनसून, क्लेवर और रिच। ठीक है, क्लेवर और रिच। इसके अलावा हमने क्या किया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी जो है वो बनाए गए। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कि जो भी मैटर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, रेवेन्यू, जुडिशियल, ये सारे जो है वो रिपोर्ट किए जाएंगे किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ताकि ये इसके जितने भी काम कर रहा है वो इसको ओवरसी कर सके। कौन? ब्रिटिश पार्लियामेंट इसको ओवरसी कर सके और कुछ भी मिसयूज़ जो है वो ना हो। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि ये जो काउंसिल थी इसको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो हैं वो दिए गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ रह गया है क्या? इसके अंदर और कुछ नहीं रह गया है। अब नेक्स्ट एक्ट आता है हमारा, दैट इज़ दी 1781 एक्ट, और इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी जो है वो बोला जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी उसको इन्होंने डिफ़ाइन किया। कैसे डिफ़ाइन किया
कि सबसे पहले तो कुछ एग्जेम्पशंस लाई, यानी कि कौन लोग इसके अंदर जो है उनकी जुरिस्डिक्शन इनके ऊपर जो है वो नहीं रहेगी। तो वो थे हमारे, एक तो गवर्नर जनरल थे और काउंसिल थी, इसके अलावा कंपनी के सर्वेंट्स थे, और इसके अलावा कौन था हमारा, दैट इज़ दी जो भी रेवेन्यू मैटर्स होंगे उससे कलेक्शन से रिलेटेड वो जो है वो इस सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है वो नहीं आएगी। इसके अलावा इस सुप्रीम कोर्ट को हमने जो है वो कैलकाटा के ऊपर पूरी जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड करी, और साथ ही साथ कहा कि इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई भी मैटर होता है विद रिस्पेक्ट टू दी हिंदू और मुस्लिम्स, तो उनके खुद के पर्सनल लॉज जो हैं उनको यूज़ किया जाएगा उनको इंसाफ दिलाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर सेकंड, एक गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी हमारी। इसके द्वारा कहा गया कि ये जो है अगर कोई भी प्रोविंशियल कोर्ट्स के अंदर कोई केस आता है और उससे कोई अपील जानी है तो वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो नहीं जाएगी। और इसके अलावा कोई भी रेगुलेशंस रेवेन्यू मैटर से रिलेटेड या फिर प्रोविंशियल कोर्ट से रिलेटेड अगर उसके लिए कोई भी रेगुलेशन लेके आनी है तो वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के द्वारा जो है वो लाई जाएगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा पिग्स इंडिया एक्ट 1784। पिग्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर हमारा सबसे पहले तो जो कंपनी की टेरिटरीज़ थी, यानी कि जहाँ पे भी उन्होंने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया था, उसको हमने ब्रिटिश पोसेशन का नाम जो है वो दिया, यानी कि अब से ये ब्रिटिश का पोसेशन जो है वो इनका नाम जो है वो मिला। इसके अलावा हमने जो कमर्शियल फंक्शंस थे और पॉलिटिकल कंट्रोल था उसको हमने बाइफरकेट किया कंपनी का। ठीक है, अब ये जो कमर्शियल फंक्शंस थे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया, और जो पॉलिटिकल कंट्रोल के फंक्शंस थे वो हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो है वो दिया गया। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि एग्जैक्टली जो पॉलिटिकल रूल है, मिलिट्री रूल है, इसके अलावा रेवेन्यू मैटर्स हैं या फिर जुडिशियल मैटर है, सिविल मैटर है, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो पहुँचाएँगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो गए, और यहाँ पे हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, सॉरी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल आएगा, और यहाँ पे जो कमर्शियल फंक्शंस देख रहे हैं वो यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो आएंगे। तो बेसिकली कंपनी के डायरेक्टर्स को हमने कमर्शियल फंक्शन दिया एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हमने पॉलिटिकल कंट्रोल का फंक्शन जो है वो दिया। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो सिस्टम है जिसके द्वारा हमने डबल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो लेके आए, इसको हमने डायरकी का नाम दिया। तो फर्स्ट टाइम डायरकी जो है वो इस्टेब्लिश हुई पिग्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू। एंड इसके अलावा एक प्रोविज़न और आया इसके अंदर कि जो काउंसिल थी उसके अंदर हमारे पहले 4 मेंबर्स थे, उसको रिड्यूस करके अब हमने 3 मेंबर्स जो है वो दी। देन नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज़ दी चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से पहले हमारा एक और एक्ट आता है दैट इज़ दी 1786 एक्ट। 1786 के अंदर हमारा इसको हम चार्टर एक्ट का नाम ही देते हैं। इस चार्टर एक्ट ऑफ 1786 के थ्रू जो कॉर्नवालिस था उसको कमांडर इन चीफ बनाया गया, और इसके अलावा उसको एक राइट और दिया गया कि इसको काउंसिल के ऊपर ओवरराइडिंग पावर्स जो हैं वो दी गई, यानी कि इसको कॉर्नवालिस को जो कास्टिंग वोट होता है मैटर्स को डिसाइड करने के लिए वो जो है वो दिया गया। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, अब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के अंदर सबसे पहले हमारा क्या आता है कि जो जितने भी फ्यूचर के गवर्नर जनरल हैं उनको भी कास्टिंग वोट जो है वो प्रोवाइड किया गया। इसके अलावा हमने कहा कि जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स हैं जिनके द्वारा पॉलिटिकल कंट्रोल निभाया जा रहा है उनको जो भी सैलरी पे की जाएगी उस सैलरी को पे करने के लिए जो भी पैसा लगेगा वो इंडियन रेवेन्यू से जो है वो पे किया जाएगा। एंड टिल 1919 इट वाज पेड फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू, ऑल्दो दे आर वर्किंग फॉर द ब्रिटिशर्स बट देयर सैलरी वो पेड फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू। इसके अलावा जो कंपनी की मोनोपोली थी उसको हमने 20 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया।
इसके अलावा और क्या क्या लेके आए हम कि जो ट्रेड इन इंडिया है, जो ट्रेड है उसके लिए हमने कहा कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है या फिर कोई कंपनी के एम्प्लॉयज़ है, उनको कहा गया कि वो इंडिया के अंदर बेझिझक जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी रेवेन्यू एंड जुडिशियल फंक्शंस थे उनको हमने सेपरेट कर दिया। और इसके अलावा जो भी सीनियर ऑफिसर्स थे, अगर उनको इंडिया से बाहर जाना है तो उनके लिए उनको रॉयल अप्रूवल जो है वो लगेगा, वो बिना बताए जो है वो बाहर नहीं जा सकते हैं। और इसके अलावा हमने क्या कहा कि अगर कोई भी अपॉइंटमेंट जो है वो की जा रही है, किसकी, गवर्नर जनरल की, गवर्नर जनरल इन काउंसिल की, और इसके अलावा कमांडर इन चीफ की, या फिर जो गवर्नर जनरल है बंगाल एंड बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, तो उसके अंदर जो भी जिन भी लोगों को इनको अपॉइंट किया जाएगा उसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट का रॉयल अप्रूवल जो है वो लगेगा। दैट इज़ द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, दैट इज़ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो है वो हमारा क्या लेके आता है कि एक तो कंपनी की जो मोनोपोली है वो इंडिया के अंदर एंड कर दी गई, लेकिन जो ओपीएम का ट्रेड है और साथ ही साथ टी का ट्रेड है उसके अंदर मोनोपोली जो है वो एंड नहीं हुई है, इसकी मोनोपोली जो है वो कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा हमने क्या कहा कि जो चाइना की मोनोपोली है वो भी कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा हमने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ किया कि वो इंडिया में आके अपने आइडियाज़ को प्रीच जो है वो कर सकती है। इसके अलावा हमने कहा कि 1 लाख रुपीज़ जो हैं वो दिए जाएंगे इंडिया को एनुअली, ताकि यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड जो है वो किया जा सके। इसके अलावा हमने कहा कि जो क्राउन की सॉवरेनिटी है उसको इस्टेब्लिश किया जाए, किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर। और ये हमने कैसे इस्टेब्लिश करी कि जितनी भी रेगुलेशंस लेके आई जाएगी बॉम्बे, मद्रास या फिर कलकत्ता के द्वारा, उनका जो है वो रॉयल अप्रूवल जो है वो लगेगा। किसका लगेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट का रॉयल अप्रूवल जो है वो लगेगा। तो इसके तहत ये जो है वो कंपनी की जो भी पावर्स हैं उसके ऊपर एक बड़ा सॉवरेन पावर जो है वो बैठ गया, दैट इज़ द क्राउन। इसके अलावा ये कहा गया कि जो रेवेन्यू की पावर्स हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर्स हैं, वो 20 और साल के लिए ब्रिटिश के जो ये कंपनी है उसको एक्सटेंड की जा रही है कि वो 20 साल के लिए और इन टेरिटरीज़ पे रह के अपना रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं जो कि पहले बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे थे, तो उनके डिविडेंड को लिमिट कर दिया गया 10.5% तक। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जिसके द्वारा पॉलिटिकल कंट्रोल जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू ओवर दी कंपनीज़ रूल, तो इनकी पावर्स जो हैं वो बेसिकली एनलार्ज कर दी गई। यानी कि अब ये जो क्राउन है वो कंपनी को ओवरटेक करने की तैयारी जो है वो कर रहा है। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने कि जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो कंपनी की मोनोपोली है वो इंडिया के अंदर एंड कर दी गई। और इसके अलावा जो ओपीएम एंड टी है उसके अंदर अलाउ करा गया, लेकिन और चाइना के अंदर भी जो है वो मोनोपोली को अलाउ किया गया। इसके अलावा हमने क्या कहा कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ करो। इंडियन के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए प्रोवाइड करे गए। क्राउन के रूल को कंपनी के ऊपर इस्टेब्लिश किया गया और जो भी रेगुलेशन बॉम्बे, मद्रास या कलकत्ता के अंदर आएंगी उसके ऊपर रॉयल अप्रूवल जो है वो लगेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट का। इसके अलावा हमने कहा कि जो भी रेवेन्यू पावर्स हैं कंपनी की उसको 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दो। कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनके डिविडेंड को 10.5% तक लिमिट कर दो। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो है वो और पावर्स दे दी गई ओवर दी कंपनी रूल, और उनकी पावर्स को जो है वो एनलार्ज कर दिया गया। और बेसिकली क्राउन जो है वो कंपनी के ऊपर ओवरटेक करने की तैयारी जो है वो कर रहा। देन नेक्स्ट आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 सबसे पहले सिग्निफिकेंट चेंज क्या आता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको अब अपने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो बना दिया। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कौन बना था, विलियम बेंटिक बना था। अब ये नाम क्यों लाया गया था, क्योंकि जो भी बॉम्बे था, मद्रास था, उसकी जितनी भी मेन पावर्स थी वो एक सेंट्रल उसके अंदर जो है वो दे दी गई, दैट इज़ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि उसको ओवर पावर कर दिया गया कि जो भी बॉम्बे एंड मद्रास के अंदर जो भी एक्ट्स लाए जाएंगे वो इनके ऊपर जो है
सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जो है वो इनको दे दी गई। अब इस एक्ट के द्वारा जो हमारी बची कुची मोनोपोली थी उसको भी एंड कर दिया गया, और जो टेरिटरी की पावर्स थी और रेवेन्यू की पावर्स थी कंपनी की, वो और 20 साल के लिए जो है वो एक्सटेंड कर दी गई। इसके अलावा हमने क्या किया कि फ़र्स्ट टाइम हमने कहा कि सिविल सर्वेंट्स के अंदर इंडियंस को भी जो है वो रिक्रूट किया जाए। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसके द्वारा हमने कहा कि ओपन कंपटीशन के थ्रू, यानी कि बेस्ड ऑन दी मेरिट, लोगों को जो है वो अपॉइंट किया जाए एंड नॉट बेस्ड ऑन दी रेस, कलर और एनी अदर एक्ट विच विल डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द इंडियंस एंड द ब्रिटिशर्स, वो हमने हटा दिया। इसके अलावा जो भी हमारा कंपनी उसको अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है वो बना दी गई। क्यों बना दी गई? क्योंकि हमने यहाँ पे मोनोपोली जो है वो ऑलरेडी एंड कर दी है, यानी कि जो भी ट्रेड की पावर्स है वो हमारी एंड हो गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने सारी लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो बॉम्बे एंड मद्रास की भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो है वो दे दी गई है। देन नेक्स्ट आता है कि हमारी जो फाइनेंस, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी वो सारी जो है वो हमारी सेंट्रलाइज हो गई है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल थी जिसमें हमारे 3 मेंबर्स थे, उसके अंदर हमने एक मेंबर जो है वो और ऐड कर दिया एज अ लॉ मेंबर, और ये एक लॉ मेंबर जो था उसको हमने अपॉइंट किया और उसका नाम था हमारा मकॉले। ठीक है, मकॉले को जो है वो अपॉइंट किया गया। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न आया वो ये था कि इंडियन लॉज को जो है उनको अब कोडिफाई किया जाएगा, और इस कोडिफिकेशन के लिए लॉ कमीशन को जो है वो अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था, दैट इज़ स्लेवरी को अबॉलिश करने के लिए जो है वो स्टेप्स लिए गए, और फाइनली 1843 में जाके स्लेवरी जो है वो अबॉलिश हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज़ चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 अगर हम देखें तो इसके द्वारा हमने सिविल सर्विस की फाउंडेशन जो है वो रख दी, यानी कि यहाँ से हमने जो पहले सोचा था कि इंडियंस को हम सिविल सर्वेंट्स के अंदर लेके आएंगे, वो अब हम यहाँ पे जो है उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। एंड सिविल सर्विस एग्ज़ाम की फाउंडेशन जो है वो यहाँ पे ले आई जाती है, जिसके अंदर एक फेयर कॉम्पिटिशन के थ्रू इन लोगों को जो है वो अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे उनको जो है वो बाइफर्केट कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। कैसे? जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी, पहले दोनों लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है वो दोनों साथ में गवर्नर जनरल इन काउंसिल के द्वारा जो है वो करे जाते थे। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर्स जो है वो बढ़ने वाली है कि हमें लॉ भी बनाना है, उसको एग्जीक्यूट भी करना है, तो इसके लिए हमने 2 डिफरेंट काउंसिल्स जो है वो लेके आए। 6 मेंबर्स यहाँ थे लेजिस्लेटिव पावर के अंदर जिसके द्वारा लॉ बनाया जाएगा, एंड एग्जीक्यूटिव के अंदर 3+1 मेंबर थे हमारे, ये एक लॉ मेंबर था, और ये 3 मेंबर जो हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थे। अब इनको पावर दी गई कि जो भी लॉज होंगे उनको एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो है वो होगा। अब इसके अलावा जो कंपनी का पोसेशन था ओवर द टेरिटरीज उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि रेवेन्यू पावर्स हैं और टेरिटरी को बस मैनेज करने का काम जो है वो उनको दिया गया। देन नेक्स्ट आता है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे? जो कि कमर्शियल अफेयर्स जो हैं वो देख रहे थे, उनको हमने रिड्यूस करके जो है उनका स्ट्रेंथ वो 18 जो है वो कर दी। देन नेक्स्ट आता है हमारे, एक फैक्ट और रह गया, दैट इज़ चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर इस एक्ट को सेंट हेलेनाज एक्ट भी जो है वो बोला जाता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसको एक्ट ऑफ बेटरमेंट फॉर इंडिया भी जो है वो बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद आया था, और ये इसलिए लाया गया था ताकि जो भी प्रॉब्लम्स इंडिया के अंदर थी जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट हुआ उसको रिजॉल्व जो है वो किया जा सके। तो इसके अंदर सबसे पहले जो एक डीवल गवर्नमेंट था हमारा, जो हमने पिक्स इंडिया एक्ट के अंदर लेके आए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसको जो है वो हमने एबॉलिश कर दिया, और इसके प्लेस में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है वो हम लेके आए। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है इसको ब्रिटिश कैबिनेट से एक मेंबर जो है वो लिया गया जिसको ये अपॉइंट किया गया, और ये पर्सन जो है वो लंदन के अंदर ही एक इंडियन ऑफिस जो है वो बनाया जाएगा, वहाँ पे ये प्रिसाइड करेगा, और जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे वो इसके अप्रूवल से जो है वो लिए जाएंगे। इसके थ्रू हमने जो ब्रिटेन का
पोसेशन था इंडिया के अंदर उस सभी को जो है वो कंट्रोल करके रखा जाने लगा। कि तो ये बेसिकली डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हो गया क्राउन का ओवर द इंडिया, क्योंकि अब हमने कंपनी का जो रूल था उसको हमने एंड कर दिया और जितनी भी कंपनी की पावर्स थी वो अब अपने में ब्रिटिश रूल में डायरेक्टली जो है वो ट्रांसफ़र कर ली। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम देखें तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंदर हमने एक काउंसिल भी जो है वो रखी। काउंसिल के अंदर हमारे 15 मेंबर्स जो है वो रहे। पहले हमारे टोटल 10 थे, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव को मिला के 15 मेंबर की काउंसिल बनाई और इसके अंदर इनको फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी बॉडी का जो है वो दिया गया। सारे डिसीजंस जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो लिए जाने थे। ठीक है, और ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा किसको, ब्रिटेन को। इसके अलावा ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है ये इंडिया में और ब्रिटेन में किसी को भी स्यू भी कर सकती है और ख़ुद भी जो है वो उसको स्यू किया जा सकता है। और इसके अलावा हमने ड्यूअल सिस्टम को जो है वो एंड कर दिया। इसके अलावा एक फैक्ट और रह गया, दैट इज़ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से अब वाइसरॉय काउंसिल जो है वो बना दी गई। तो अब चालू हो गया है हमारा कंपनी से क्राउन का रूल। क्राउन का रूल हमारा कहाँ से चालू हो गया, 1851 से जो है वो चालू हो गया है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1850, जिसके अंदर हमने वाइसरॉय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की एक काउंसिल और जितने भी हमारे जो भी फंक्शंस थे विद रिस्पेक्ट टू दी लॉ मेकिंग पावर्स वो सभी जो है वो हमने अब क्राउन को जो है वो ट्रांसफ़र कर दी है और कंपनी के रूल को ट्रांसफ़र करके ब्रिटिश रूल जो है वो दे दिया गया है। ठीक है, अब आता है हमारा दैट इज़ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो है वो इतनी जल्दी क्यों लेके आया गया, क्योंकि जो भी हार्वर्ड रवर्ड में 1858 में चेंजेस लाए गए थे वो पूरे नहीं थे इस पर्टिकुलर रूल को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो इसी वजह से इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 लाया जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो वाइस रॉय ऑफ इंडिया की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, यानी कि जिसके द्वारा लॉ वगैरह जो है वो बनाए जाएंगे, उसके अंदर हमने कुछ इंडियन मेंबर्स को जो है वो ऐड किया और वो कितने थे, 3 मेंबर्स थे और ये नॉन ऑफिशियल जो है वो रहेंगे। इनका क्या नाम था, एक तो बनारस का राजा देव नारायण सिंह था, इसके अलावा पटियाला का नरेंद्र सिंह था, इसके अलावा ग्वालियर का दिनकर राव रघुनाथ था। ठीक है, कौन है, एक तो बनारस का हमारा नारायण सिंह है, पटियाला का नरेंद्र सिंह है एंड ग्वालियर का दिनकर राव है। इसके अलावा हमने क्या पावर्स दी वाइसरॉय को कि इसमें जो भी इमरजेंसी के टाइम पे लॉ मेकिंग पावर्स है वो इनको दी जाएगी और इनके द्वारा ऑर्डिनेंसेस जो है वो इशू की जा सकती है। इसके अलावा ये वाइसरॉय को पावर दी गई कि ये कुछ न्यू प्रोविंसेस को भी इस्टेब्लिश कर सकता है और इसके चलते इसमें 4 प्रोविंसेस जो हैं वो इस्टेब्लिश भी करे और उनकी बाउंड्रीज़ भी जो है वो ये चेंज कर सकता है। और इसको पावर दी गई कि ये जो प्रोविंसेस बनाएगा इसके अंदर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल भी जो है वो बना सकता है जो कि प्रोविंशियल लेवल पे जो है वो काम करेगी। और लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर प्रोविंसेस को कैसे दी जा रही है, क्योंकि जो हमारा बॉम्बे मद्रास के पहले हमने उनको सबॉर्डिनेट बनाया था बंगाल का, उसका सबॉर्डिनेशन भी एंड हो जाता है और इनको खुद की अपनी पावर्स जो है वो मिल जाती है, यानी कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो यहाँ से चालू हो गया है। और न्यू प्रोविंसेस के अंदर हमने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल और पंजाब, इन तीनों के अंदर जो है वो हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो इस्टेब्लिश करी। सबसे पहले बंगाल के अंदर 1862 में, 1866 के अंदर हमने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर और 1897 के अंदर हमने पंजाब के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो इस्टेब्लिश कर दी। एक और रह गया है, एक और ये था कि ये जो वाइसरॉय के अंदर हमारा वाइसरॉय की काउंसिल थी तो इसके अंदर हमने पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो लेके आए, यानी कि एक मेंबर को एक डिपार्टमेंट जो है वो दे दिया कि आप इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को जो है वो देखोगे, यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम भी जो है वो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के अंदर ही जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। देन नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 जो है इसके अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले तो कहा गया कि जो प्रोविंसेस हैं और सेंटर है यानी कि वाइसरॉय है, इन दोनों की जो काउंसिल है इसके अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो संख्या है उसको बढ़ाया जाएगा। नॉन ऑफिशियल यानी कि जो इंडियंस की संख्या है उसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पावर दिया गया
कि जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं काउंसिल के अंदर, उनको पावर दी जाएगी कि वो बजट को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो है वो नहीं पूछ सकते। इसके अलावा लेजिस्लेटिव जो है वो एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन जो है वो पूछने के लिए उनको पावर जो है वो दी गई, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या कहा कि जो सेंटर की काउंसिल है, ये जो सेंटर की वाइसरॉय की काउंसिल है, इसके अंदर जो मेंबर्स आएंगे वो रिकमेंड किए जाएंगे प्रोविंशियल काउंसिल के द्वारा, और फिर उनको जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, जो भी मेंबर्स प्रोविंशियल काउंसिल के द्वारा रिकमेंड जो है वो किए गए हैं। इसके अलावा जो प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर मेंबर होंगे उनको रिकमेंड किया जाएगा किसके द्वारा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के द्वारा, म्यूनिसिपैलिटीज़ के द्वारा। तो यानी कि जो ये सेंटर के अंदर या फिर प्रोविंसेस के अंदर काउंसिल के अंदर मेंबर होंगे वो प्रोविंशियल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपैलिटीज़ के द्वारा रिकमेंड किए जाएंगे। इसके अलावा हमने क्या कहा कि इसमें जो ये सिस्टम था इसको बेसिकली इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो बोला जाता है, यानी कि अब नॉमिनेशन के थ्रू नहीं, रिकमेंडेशन के बेसिस पे उनको जो है वो लाया जा रहा है, यानी कि एक डायरेक्ट इलेक्शन के बेसिस पे इनको जो है वो हमने लाया, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन एज अ वर्ड जो है वो इसके अंदर यूज़ नहीं किया गया था, तो इसी वजह से इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन का नाम जो है वो नहीं दिया गया। देन नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके द्वारा हमने सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मुस्लिम्स के लिए लेके आए, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पे मुस्लिम के ही जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे और उनको वोट करने के लिए भी मुस्लिम्स ही जो है वो उनको वोट करेंगे। इसके अलावा हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन को ऑफिशियली जो है वो हमने इंट्रोड्यूस कराया। इनडायरेक्ट इलेक्शन को हमने कैसे इंट्रोड्यूस कराया कि इसके अंदर जो भी का इनडायरेक्ट इलेक्शन का नाम जो है वो हमने दे दिया विद रिस्पेक्ट टू दी अपॉइंटमेंट इन दी प्रोविंशियल काउंसिल एंड दी वाइसरॉय काउंसिल, जो हमने ऑल्दो पहले वाले एक्ट में 1892 में कर दिया था, लेकिन अब इसको हमने नाम जो है वो दे दिया। इसके अलावा हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी एक इंडियन को जो है वो अपॉइंट किया, जो कि पहली बार ऐसा किया गया था, क्योंकि इससे पहले हमने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर हम इंडियंस को लेके आए थे 3 लोगों को, लेकिन अब हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर भी लेके आया है, और इसका नाम था हमारा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ये फर्स्ट इंडियन थे, नहीं सॉरी, हमने पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हम पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो है वो मेंबर्स लेके आए थे वाइसरॉय के टाइम पे 1861 में। अब हमने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर भी जो है वो इंडियन को अपॉइंट करा और उसका नाम था सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, और इसको एज अ लॉ मेंबर जो है वो इंक्लूड किया गया था, ठीक है। इसके अलावा पहले हमने सिर्फ और सिर्फ हम बजट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आस्क कर पा रहे थे, उसको डिस्कस नहीं कर पा रहे थे कि हम डिस्कस करके उनसे काउंटर में कुछ पूछ भी सके, लेकिन इस एक्ट के द्वारा 1909 के द्वारा हमने वो भी जो है वो अलाउ कर दिया। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो हैं वो हमने अलाउ कर दिए, यानी कि उसको डिस्कशन जो है वो हमने अलाउ कर दी, ठीक है। और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन तो हमारा आ ही गया है कि हमने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो ला दिया था, और इसको हम मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स जो है वो बोलते हैं। मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मॉडले हैं वो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और जो मिंटो हैं वो हमारे जो थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। देन नेक्स्ट आता है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है उसको मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है वो बोलते हैं। मॉन्टेग जो थे वो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और क्लेम्सफोर्ड जो थे वो हमारे वाइसरॉय थे। इसके अलावा यहाँ पे डायरकी जो है वो इस्टेब्लिश करी जाती है प्रोविंसेस के अंदर। प्रोविंसेस के अंदर डायरकी इस्टेब्लिश करके सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व के अंदर रखा जाता है। ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व के अंदर ट्रांसफर्ड जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, और इसके अंदर जो गवर्नमेंट है, गवर्नर है, उसकी एज जो है वो मिनिमम रहेगी, यानी कि जो भी कराना है वो इंडिया के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसी के द्वारा जो है वो करना होगा। और ये मेन सब्जेक्ट्स होते थे जिनके अंदर गवर्नमेंट का सपोर्ट जो है वो नीडेड होता था, लेकिन उन्होंने अपना पल्ला जो है वो यहाँ से झाड़ दिया था। इसके अलावा रिजर्व सब्जेक्ट्स जिसके द्वारा पावर जो है वो इंडिया के ऊपर बनी रहे, वो सब्जेक्ट्स जो है वो हमने गवर्नर ने अपने पास जो है वो रखे और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर रखे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमने अभी भी देखा था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर जो है वो ऐड किया गया था, तो यहाँ की इनकी
ब्रिटेन का यहाँ पे हाथ जो है वो बड़ा है और पावरफुल सब्जेक्ट्स जो है वो उन्होंने अपने रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर जो है वो रखे। इसके अलावा अगर हम देखें तो सेंटर के अंदर बाईकैमरलिज्म भी जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया। सेंटर के अंदर बाईकैमरलिज्म जो है वो हमने कैसे इंट्रोड्यूस किया कि हम 2 हाउसेस जो है वो लेके आए, राज्यसभा एंड लोकसभा टाइप। ऐसे हमने सेंटर के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किया। सब्जेक्ट को हमने डिवाइड किया, सब्जेक्ट्स को हमने डिवाइड किया सेंट्रल लिस्ट के अंदर एंड प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर। और इसके अलावा ये जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है इसके अंदर हमने जो पहले एक इंडियन था अब उसको जो है वो 3 इंडियंस जो है वो कर दिए और टोटल अब यहाँ पे 6 मेंबर्स जो है वो हमारे हो गए। इसके अलावा हमने क्या किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो हम लेके आए किस किस के लिए। मुस्लिम्स के लिए तो ऑलरेडी आ ही गया था 1909 में, तो अब हमने क्रिश्चियंस, सिख्स और एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियंस के लिए जो है वो हम यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो हमने इस्टेब्लिश किया। इसके अलावा ये कहा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए और इसके अलावा एक एक्ट जो है वो लेके आया जाए, एक कमीशन जो है वो लेके आया जाए जिसके द्वारा इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू किया जाए, जिसका हमारा बाद में साइमन कमीशन भी जो है वो आता है इसी को रिव्यू करने के लिए। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि आपसे प्रोविंशियल बजट्स भी जो है वो बनाए जाएंगे। और जो वोटिंग राइट्स थे, वोटिंग राइट्स जो है वो हमने किसके अकॉर्डिंगली दिए, वो हमने दिए कि जो भी लैंड टैक्स पे कर रहा है या फिर इनकम टैक्स पे कर रहा है तो उसको सफ्रेज राइट्स जो हैं वो दिए जाएंगे। और कुछ इसके चलते वुमेन को भी जो है वो राइट टू वोट जो है वो दिया गया। अब ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश करने के लिए हमारा कमीशन आया जाता है जिसके द्वारा फिर से रिकमेंड किया जाता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाए, तो उसका नाम था हमारा ली कमीशन, जिसको 1926 में इस ली कमीशन की रिकमेंडेशन पे 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाता है। इसके अलावा जो ये हमारा डायरकी सिस्टम था, डायरकी सिस्टम के अगर हम फादर अगर हम देखें तो दैट इज़ लॉयन कोर्टिस, तो उसके फादर है लॉयन कोर्टिस और बस यही है। इसके अलावा एक चीज़ और रह गई है दैट इज़ कि लंदन के अंदर एक हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बनाया जाता है लंदन के अंदर। अब नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो रहता है क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो बना है। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये एक डॉक्यूमेंट थी जिसमें 321 आर्टिकल्स थे, 10 स्केड्यूल्स थे, लेकिन कोई प्रियम्बल जो है वो नहीं था। ठीक है, अब सबसे पहले इसके अंदर कहा जाता है कि ऑल इंडिया फेडरेशन को जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए जिसके अंदर सेंटर हो, प्रोविंसेस हो एंड प्रिंसली स्टेट्स हो। इसके अलावा कहा गया कि डायरकी जो हमने प्रोविंसेस के अंदर लाए थे उसको अबॉलिश कर दो प्रोविंसेस के अंदर, लेकिन सेंटर के अंदर जो है वो आप इसको लेके आओ। इसके अलावा जो हम बाईकैमरलिज्म लेके आए थे यानी कि 2 हाउसेस, वो हम सेंटर के अंदर लेके आए थे। उसको कहा गया कि प्रोविंसेस के अंदर भी जो है वो एक्सटेंड की जाए 6 प्रोविंसेस के अंदर, लाइक दी बॉम्बे, मद्रास, बिहार, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस एंड असम। इसके अंदर जो है ये बाईकैमरलिज्म को एक्सटेंड किया गया। इसके अलावा कहा गया कि फेडरल कोड जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए और ये 1937 में इस्टेब्लिश होता है। इसके अलावा फेडरल बैंक भी जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है दैट इज़ दी RBI। और सब्जेक्ट्स को जो है वो 3 लिस्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट। और डायरकी जो है वो हमने एबॉलिश कर ही दी है। और इसके अलावा हमने सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो प्रोवाइड करे किसको, वुमेन को, डिप्रेस क्लासेस को और इसके अलावा लेबर क्लास को। अब जो वोटिंग राइट्स थे वो 10% ऑफ पॉपुलेशन तक जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए। और जो हमने 1858 के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक काउंसिल बनाई थी उसको हमने अबॉलिश कर दिया और कहा साथ ही साथ कि एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए। इसके अलावा और भी हमने कहा कि जो बर्मा है यानी कि म्यांमार है उसको ब्रिटिश इंडिया से जो है वो अलग कर दिया जाए। और साथ ही साथ 2 नए प्रोविंस भी जो है वो बनाए गए, न्यू प्रोविंसेस, दैट इज़ सिंध एंड उड़ीसा। सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रोविंसेस जो है वो बनाए गए इस एक्ट के अंदर। और RBI हमारा ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गया है। वुमेन को जो हमने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, साथ ही साथ वुमेन को
प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर 41 सीट्स जो हैं वो उसके लिए रिज़र्व कर दी गई। और बस यही था। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ एक्ट ऑफ 1947 के द्वारा जो ब्रिटिश रूल था इंडिया के अंदर वो एंड कर दिया जाता है। और जो ब्रिटिश रूल था इंडिया के अंदर उसको दो के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये किस बेसिस पे आया था? ये माउंटबेटन प्लान की वजह से आया था। माउंटबेटन प्लान जो है वो क्यों आया था? क्योंकि 3 जून 1947 को जो है ये लाया जाता है, क्योंकि इससे पहले जो क्लीमेंट एटली थे उन्होंने कहा था कि क्लीमेंट एटली ने कहा था कि 30 जून 1948 से जो है वो ब्रिटिश का रूल जो है वो एंड हो जाएगा और सारी पावर्स जो है वो इंडिया को चली जाएगी। लेकिन इस पर्टिकुलर क्लीमेंट एटली के जो डिसीज़न था उससे मुस्लिम लीग जो है वो नाखुश था और उन्होंने एजुकेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया था। और क्योंकि उन्होंने एजुकेशन स्टार्ट कर दिया था तो कि इसके रिटेलिएशन में 3 जून 1947 को ही माउंटबेटन का एक प्लान आता है और वो कहता है कि इन दोनों को जो है वो पार्टीशन कर दो। और इस प्लान को जो है माउंटबेटन के प्लान को इंडियंस एंड मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट कहा जाता है कि दोनों ही डोमिनियंस जो है वो अपने अपने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एडॉप्ट करेंगी और दोनों ही डोमिनियंस को राइट दिया गया कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से जो है वो अलग हो सकती हैं। इसके अलावा ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 से पूरा जो भी ब्रिटिशर्स का राइट है प्रिंसली या प्रोविंसेस के ऊपर वो एंड हो जाएगा। और ये कहा गया कि प्रिंसली स्टेट्स जो है वो फ्री है किसी को भी ज्वाइन करने के लिए, या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट भी जो है वो रह सकती हैं। इसके अलावा जो एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल था ब्रिटिश क्राउन को जो दिया गया था उसको हमने एंड कर दिया। इसके अलावा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था उसको हमने अबॉलिश कर दिया। वाइस रॉय जो था उसको ट्रांसफ़र करके हमने गवर्नर जनरल वापस से बना दिया। और ये हमारा जो था वो माउंटबेटन था जिसको हमने अपॉइंट किया था। और फिर माउंटबेटन के द्वारा जवाहरलाल नेहरू को जो है वो अपॉइंट किया गया था एज अ पीएम ऑफ इंडिया। और इसके अलावा हमने क्या किया? इसके अलावा हमने किया कि ये जो है वो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के और ये हमारे फर्स्ट पीएम जो है वो बने थे। इसके अलावा अगर हम देखें कि क्या क्या नई नई चीज़ें जो है वो आई थी, ये आई थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा फ्रेम किया जाएगा, जो 1946 के अंदर इस्टेब्लिश करी गई थी। और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं होता है तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो चलेगा। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा था कि ऑलमोस्ट हो ही गया है सब। ब्रिटिश मोनार्क की जो भी पावर्स थी उसको एंड कर दिया गया, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव पावर हो। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था और प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है वो बनाया गया, किसका? स्टेट्स का एंड प्रोविंसेस का। और दे वर मेड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ऑल मैटर्स, जैसे कि प्रेजेंटली चलता है प्रेसिडेंट एंड काउंसिल्स का सिस्टम। ठीक है। और इसके अलावा जो भी सिविल सर्विसेज के अंदर अपॉइंटमेंट हो रही थी उसको एंड कर दिया गया एंड कहा गया कि आज से जो भी अपॉइंटमेंट है वो इंडिया के द्वारा खुद से जो है वो की जाएगी। और लेकिन इससे पहले जो भी सिविल सर्वेंट्स अपॉइंट हुए हैं उनकी पावर जो है वो वैसे की वैसी ही जो है वो रहेगी। और